एयरपोर्ट एक्सपेंशन की बात हो रही है, तो क्या लगता है कि कितना और ज्यादा टूरिस्ट बढ़ेगा? एयरपोर्ट एक्सपैंड हो जाता है तो आप देखिए जो एयरबस है वो उतर जाएगी और उससे क्या होगा कि आपका एक्सपीरियंस अलग अलग फील्ड में रहा है, शुरुआत कैसी हुई आपकी एजुकेशन और कैसे आप यहाँ तक पहुंचे, वो थोड़ा सा बताएं सर। एक सर आपके पास एयरपोर्ट वाला डिपार्टमेंट आपके पास ही है, मतलब आपके पास ये जी जी। तो अभी जैसे एयरपोर्ट एक्सपेंशन की बात हो रही है, तो क्या लगता है कि कितना और ज्यादा टूरिस्ट बढ़ेगा? अभी तक देखिए ATR 72 लोड पेनल्टी के साथ उतरता है और जो एयर फेयर है बहुत महंगा है जी मतलब अगर आप नॉर्मली भी देखोगे 6,000 7,000 के आसपास नॉर्मली रहता है जो कि एक टाइम में 31,000 तक भी एक तरफ का हुआ है जी। और इसको देखते हुए बहुत सारे जो कम्यूटर्स है या टूरिस्ट है वो कहीं ना कहीं दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पे रिलाई करते हैं जो कि अगर दिल्ली से किसी ने आना हो तो इट टेक्स ऑलमोस्ट 10 आवर्स जो कि बहुत कास्टिंग हो जाता है अगर एयरपोर्ट एक्सपैंड हो जाता है तो आप देखिए जो एयरबस है वो उतर जाएगी और उससे क्या होगा कि जो टैरिफ है जो अभी टिकट का पर टिकट देखते हो दिल्ली से अगर मैं कंपैरेटिव जी देखूं तो अगर श्रीनगर का 3,500 4,000 के आसपास है वहीं पे अगर 7,000 है तो लोग वहां जाना प्रेफर करेंगे यस। अगर यहाँ पे एयरबस उतर जाती है तो वही टैरिफ जो 7,000 का वहां पे आ जाएगा यस। तो उसकी वजह से जो है वो कनेक्टिविटी एक तो इम्प्रूव हो जाती है क्योंकि एयरबस ATR का लिमिटेशन है फ्यूल कम कैरी करता है ठीक है अहमदाबाद से यहाँ पे नहीं आ सकता लेकिन एयरबस वहां से आ सकती है तो अगर वो हो जाता डायरेक्ट कनेक्टिविटी एक तो वो हो गया दूसरा पैसेंजर लोड जो है वो बढ़ जाएगा अब उसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे एयरफेयर कम होगा तो ज्यादा कम्यूटर्स बढ़ जाएंगे और उसकी वजह से क्वालिटी टूरिज्म भी बढ़ेगा क्योंकि जो बाय एयर आता है वो रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट ही होता है मोस्टली और एजुकेटेड होता है ठीक है नो डाउट जब अफोर्डेबल प्राइस होते हैं तो बाकी लोग भी आ जाते हैं लेकिन हम चाहते हैं क्वालिटी टूरिस्ट आए तो एक बढ़िया सा मॉडल बन जाता है जब आपका जो है वो बढ़िया टैरिफ प्लान हो बढ़िया आगे हॉस्पिटैलिटी हो और एयर कनेक्टिविटी के जब आपको आना है तब आप आ सको जब आप जाना चाहो आराम से जा सको अदरवाइज टूरिस्ट जब आता है तो फिर ये देखता है अच्छा अब मैं पहुंच तो गया हूँ वापस जाना है 2 दिन बाद तो टैरिफ बहुत हाई हो गया तो अल्टरनेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पे आप जाओगे वो बहुत कास्टिंग हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं डिस्करेजिंग हो जाता है तो इसकी एक्सपेंशन बहुत जरूरी है ताकि जो आने वाले टाइम में फुटफॉल बढ़े। सर एक बहुत ज्यादा आपका एक्सपीरियंस अलग अलग फील्ड में रहा है, तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि शुरुआत कैसी हुई आपकी एजुकेशन और कैसे आप यहाँ तक पहुंचे, वो थोड़ा सा बताएं सर। देखिए मैं लोकल पोस्टिंग लोकली पोस्टेड हूँ यहाँ पे जी, तो एजुकेशन वगैरह सर वो एजुकेशन जो है वो क्योंकि वही पूछना होता है लोगों को कि कहाँ से हैं, कैसे आए, कैसे पहुंचे, क्योंकि वो चीज होता है कि हम कैसे बन सकते हैं या हम वो नॉलेज कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल सही है ये आपका क्वेश्चन के क्योंकि लोकल जो यूथ है उसको थोड़ा सा एक मोटिवेशन अपनापन पड़ती है और जिस परिप्रेक्ष्य से हम आए वाकई ही हमें लगता है कि मेहनत से कोई भी मुकाम अचीव किया जा सकता है और अगर सस्टेनेबली आप कंटिन्यूटी में काम करते रहते हैं तो आपके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं इसके लिए परसिस्टेंस जो है और हार्ड वर्क बहुत जरूरी होता है ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से आए हम एंड आप देखिए हटली एक स्कूल है चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वहां से एजुकेशन हुई 10th तक वहां पे रहे एंड आप देखिए ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर आना 2 किलोमीटर वापस स्कूल से तो इतना ट्रैकिंग तो हर रोज की हो ही जाती थी तो उससे फिजिकल फिटनेस भी रहती थी और घर पे काम भी होता था और साथ में स्टडीज भी होती थी तो काफी अच्छा रहा शुरू से ही टीचर्स का बहुत सहयोग रहा और उन्होंने मोटिवेट किया और काफी अच्छा मतलब मेरा 10th तक बहुत अच्छा जो है वो आई वाज टॉपर और उसके बाद भी +2 जो है DAV कॉलेज कांगड़ा से नॉन मेडिकल स्ट्रीम हमने चूज की और उसके बाद BSc तक मैं DAV कॉलेज कांगड़ा में रहा फाइनल ईयर में मैं धर्मशाला आ गया था क्योंकि मुझे लगा कि धर्मशाला में कॉलेज में उस टाइम में कॉम्पिटिशन्स की प्रिपरेशन के लिए अच्छा एनवायरनमेंट था क्योंकि हमने थोड़ा फील्ड जो है वो प्योर साइंसेस में जाने का नहीं था थोड़ा सा उससे अलग से हट करके कर रहा था तो पहले डिफेंस फोर्सेस में जाने का हमने सोचा और CDSE फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने जो है वो रिटन क्वालिफाई कर लिया था
और एयरफोर्स के लिए मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो इसलिए बाकी फोर्सेस के लिए डिसिप्लिन फोर्सेस में जाने की कोशिश नहीं की। तो पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट जब नहीं हुआ तो हमने वो फील्ड छोड़ दी, और उसके बाद फिर हमारा ये था कि कहीं ना कहीं कुछ अलग किया जाए। पहले मैनेजमेंट के लिए जो है वो MBA के लिए हमने तैयारी शुरू की, तो हमें लगा कि साइंस स्टूडेंट्स की इंग्लिश जो है वो उतने लेवल की नहीं होती है, कंपटीशन बहुत हाई होता है। खासकर जिन प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स को हम टारगेट कर रहे थे उनके लिए काफी सोफिस्टिकेशन की जरूरत थी जो हमारे पास नहीं थी। खासकर कैट की हम तैयारी IIMs का ही रखा था टारगेट, हमेशा ही ऊंचा ही रखा हमने। तो वहां पे जब सिलेक्शन नहीं हुई तो ये हुआ कि चलिए अब थोड़ा सा जो वीकनेसेस है उनको ही ठीक किया जाए। तो MA इन इंग्लिश लिटरेचर जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से वहां पे एडमिशन हो गया, और वो वहां से MA इन इंग्लिश लिटरेचर जो है वो हमने किया, तो उससे कॉन्फिडेंस काफी बढ़ा। और वहीं पे ही फिर ग्रुप इस तरह का मिल गया जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे। सो हमने जो है तैयारी शुरू की, तो शुरू में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को चूज करना, उस टाइम में 2 थे, और उनको चूज करना बहुत बड़ी चैलेंज थी, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड और प्योर आर्ट्स फिर लिटरेचर वाली बैकग्राउंड थी। तो आई वाज परप्लेक्स्ड कि किया क्या जाए अब इस सिचुएशन में। तो पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी, क्योंकि सेमी साइंटिफिक था, तो उसको जो है वो टेक्निकलिटीज को देखते हुए पहले वो चूज किया, जबकि वो कहीं भी मेरी बैकग्राउंड में नहीं था कहीं भी। सो कहीं एजुकेशन उसका फॉर्मल नहीं हुई थी। सो वो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा जिसमें कि एक लेवल हमने अचीव कर लिया था। और मैं बताना चाहूंगा मैंने बाद में IAS की कोचिंग भी दी है उसी सब्जेक्ट में। और उसके बाद दूसरा ऑप्शनल जो है हमेशा एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा मेरे लिए। पहले साइकोलॉजी के साथ हमने तैयारी स्टार्ट की, तो फिर एक कोई मिल के भाई साहब उन्होंने गाइड किया कि मेरा लॉ डिपार्टमेंट, उस वक्त मैंने LLB में एडमिशन ले लिया था, और उन्होंने गाइड किया कि मेरे लॉ में बड़े अच्छे मार्क्स आते रहे हैं, तो मैं आपको जो है वो गाइड कर दूंगा। तो सॉर्ट ऑफ कोचिंग जो कि फॉर्मल तो नहीं थी, इनफॉर्मल टाइप ही था। सो हमने जो है वो स्टार्ट कर दिया। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा अगर आप बोलोगे कि एक ग्रेजुएट लेवल का तैयारी करेगा तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत की और वो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किया। सो शुरू में वो रिजल्ट नहीं आया। UPSC जब प्रिलिमिनरी, तो फर्स्ट टाइम क्वालिफाई नहीं हुआ। लॉ के साथ जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ हमने कोशिश की तो वो नहीं हो पाया। सो हमें लगा कि ये गलत चॉइस है, तो उसको जो है वो साइड में कर दिया। फिर ज्योग्राफी ले लिया, तो ज्योग्राफी क्लिक कर गया। तो ज्योग्राफी के साथ जो है वो हमने मेंस भी लिखा, तो फर्स्ट इसमें मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ। उसके बाद जो नेक्स्ट अटेम्प्ट थी उसमें फिर जो है वो मेंस भी क्वालिफाई हो गया, लेकिन लॉ जो अपने आप में एक बहुत हैवी सब्जेक्ट था, तो वास्ट सब्जेक्ट था, तो उसमें क्या हुआ कि वो एक थ्रेशोल्ड मार्क्स होते हैं, वो रिटर्न में उतने नहीं है। इंटरव्यू तो जरूर फेस किया, लेकिन इंटरव्यू में भी जो मल्टीफेरियस जो बैकग्राउंड थी, मल्टी डिसिप्लिनरी उसमें स्टडी की, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि शायद इंटरव्यू पैनल को लगा कि एकेडमिशियन टाइप ज्यादा है, हो सकता है ये अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर ना बन पाए। शायद अपनी ऑब्जर्वेशन देखिए, उनको भी शायद लगा होगा, बिकॉज जिस तरह की बैकग्राउंड मैंने एग्जिबिट किया था उनके सामने, तो उनको लगा कि शायद ये वेरी मल्टी डिसिप्लिनरी उससे आया है, तो और रूरल बैकग्राउंड से आया है, पता नहीं क्या करेगा। सो आई वाज गिवन लेस मार्क्स, तो वो थ्रेशोल्ड हमने क्रॉस नहीं कर पाए और अल्टीमेटली वहां पे नहीं हुआ। सो देन उसके बाद हमने कोचिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया, और मैं कुछ इंस्टीट्यूट में वहां पढ़ाता रहा चंडीगढ़ में, और मेरे स्टूडेंट जो है वो एक लेवल से निकले भी हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, हिमाचल में भी हैं जी, और पैन इंडिया है जो मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं, बी इट CDSE के थ्रू जो डिफेंस में गए, NDA में गए, इवन क्लैट जिन्होंने बाद में क्वालिफाई किया, या लॉ वाले उसमें स्ट्रीम में गए, और IAS में गए, मतलब उसमें जितनी भी अलग अलग स्ट्रीम्स, स्टेट सिविल सर्विसेज में भी स्टूडेंट्स हमारे गए। सो इस तरीके से आई विल नॉट नेम द इंस्टीट्यूट एंड द कोचिंग प्रोग्राम जो हम चला रहे थे, अभी भी जो है वो चल रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं वो। मैं वो करते करते साथ में वकालत भी मैंने स्टार्ट कर दी थी, एंड वकालत के साथ जो है LLM भी मैंने की, और वो भी जो है वो मैं LLM भी हूँ। और साथ में मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि हॉस्टल की जरूरत थी ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन फॉर IAS, मैं MA इन उर्दू लिटरेचर की। Oh my God.
सो बहुत सारे जो है वो हमने स्टडीज नहीं छोड़ी। यस, कहीं ना कहीं नॉलेज गेन करते रहे और आज भी गेन करते रहते हैं जी। और ज्योग्राफी जैसे मैंने कहा कि मैंने पढ़ाया भी है, जनरल स्टडीज भी पढ़ाया है और बहुत मतलब लेवल्स पे हमने काम किया। और इवन आप देखिए, जब मैं कोर्स हैंडल कर रहा था साथ में तैयारी भी कर रहा था। और 2007 में मैं आई वाज सिलेक्टेड एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर। मैं सरकारी नौकरी में आया एज ए सरकारी वकील और मैंने 1.5 साल एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर पूना भी काम किया है। और उसके बाद जो है मतलब सीधा ही हाई कोर्ट, जो चंडीगढ़ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, वहां पे प्रैक्टिस करने के बाद सीधा ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एज ए प्रोसिक्यूटर मैंने ऊना में काम किया। एंड उसके साथ फिर 2007 में जो एग्जाम दिया था तो 2008 में जो है वो मेरी सिलेक्शन हो गई थी और 2008 ऑनवर्ड्स जो है वो मैं फिर HAS में आ गया था। एंड उसके बाद बहुत सारी कैपेसिटीज में मैंने स्टेट को सर्व किया। पहले प्रोविजन के बाद जो है वो वीडियो झंडूता के तौर पे और उसके बाद SDM डोडरा कवार के तौर पे और उसके बाद SDM कुल्लू, SDM मनाली, देन ADM भरमौर, ADM बिलासपुर, देन ADM शिमला, सेक्रेटरी एजुकेशन बोर्ड भी रहा बीच में 1 साल के लिए। एंड उसके बाद फिर कमिश्नर MC पालमपुर रहा। उसके बाद ये टूरिज्म में जो है वो मुझे मौका मिला और अनफॉर्चुनेट के मेरे टाइम में जो है वो एयरपोर्ट एक्सपेंशन पे काम स्टार्ट हुआ, हेलीपोर्ट्स पे काम स्टार्ट हुआ और ADB जो फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं उस पे काम स्टार्ट हो रहा है। और पाउंड डैम पे भी अभी जो है वो एक मॉडल बन रहा है और आने वाले समय में ये जो है वो स्टेट के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो बूस्ट रहेगा, खासकर टूरिज्म इंडस्ट्री की। सो आई एम सेटिस्फाइड विद व्हाटएवर आई हैव डन इन द डिपार्टमेंट। सो जितने भी मेरा स्टाफ रहा है, जितने मेरे सीनियर्स रहे हैं, कलीग्स रहे हैं, उनका बहुत सपोर्ट रहा है और खासकर जो सीनियर्स हैं उन्होंने काफी एनकरेज भी किया। इस दौरान जो है वो इस टेन्योर के दौरान कहीं प्लस माइनस भी होते हैं, कहीं मिस्टेक्स भी होती हैं, तो उन्होंने हमेशा एनकरेजिंग को रखा और इसलिए जो अब तक हम कर पाए हैं इस डिस्ट्रिक्ट में या दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी कर रहे हैं, वो उसी का परिणाम है कि अभी एक लेवल जो है वो हम अचीव कर रहे हैं और उसका परिणाम आने वाले समय में। एजुकेशन और एक्सपीरियंस का आपका अच्छा साथ दिया। जी, मैं कहूँगा कि इवन लॉ जो बैकग्राउंड है उसका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स रेजोल्यूशन में, बहुत सारे लिटिगेशन को समाप्त करने के लिए जी, इवन कुछ प्रोजेक्ट्स लिटिगेशन में भी फंसे हुए थे। yes. वो भी उन प्रोजेक्ट्स को भी निकालने में जो है वो मेरी जो बैकग्राउंड थी उसने काफी मेरी और शायद मैं कहूँगा सरकार की मदद की है। जी सर, अगर यूथ को आप मैसेज देना चाहें कुछ? यूथ का जो है देखिए, खासकर हिमाचल में जो यूथ है उसमें बहुत पोटेंशियल है, बहुत हार्ड वर्किंग है और रूरल जो बैकग्राउंड है वो कहीं ना कहीं उनको हम्बल भी बनाता है। सो देखिए, हर जगह स्कोप है और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में मैं देखता हूँ अभी बाहर से जितनी भी चेन्स हैं, चाहे रेस्टोरेंट चेन्स हैं, चाहे होटल चेन्स हैं, वो जैसे मैं प्रिंसिपल SIHM हूँ तो डायरेक्टली कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट मैं आ जाते हैं हम लोग कि आप जो है वो हमें एक्सपीरियंस लोग दीजिए, क्योंकि आप हिमाचली जो है वो बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, बहुत ज्यादा ओबीडियंट भी होते हैं और अगर रात दिन काम करना हो तो आप जो है वो अवेलेबल रहते हैं। वो बाकी स्टेट्स में एटीट्यूड नहीं। yes. सो बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, स्किलिंग की जरूरत है, उसमें अच्छे एक्सपोजर की जरूरत है। कम्युनिकेशन स्किल्स पे हम कहीं ना कहीं पीछे रहते हैं। स्किल्स में, बाकी स्किल्स में हम आगे होंगे, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स में उस पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक्सपोजर ले रहा है हमारा युवा, एक मैसेज यही है कि नशे से दूर रहे, नेवर गिव अप, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, बिकॉज कई सेक्टर्स में एक्चुअली लिमिटेड स्कोप हो रहा है। yes. हमेशा आप सरकारी नौकरी नहीं पा पाएंगे, ठीक है, उसमें स्कोप लिमिटेड होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हाईली पेड जॉब्स की तरफ देखना पड़ेगा और उसके लिए स्किल्स की जरूरत पड़ती है। yes. मैंने जैसे कहा कि मैंने जो अपनी वीकनेस है उसको ध्यान में रखते हुए ही अपनी एजुकेशन को, मेरे पेरेंट्स और मेरे जो सिबलिंग्स हैं उनका बहुत ज्यादा उसमें कंट्रीब्यूशन दिया, तो हमने ये देखा कि वीकनेस कहाँ पे है, उसको ओवरकम करने के लिए किस तरह की एजुकेशन ली जाए, वो चीज जरूरी होती है
rather than कि आप स्टीरियोटाइप उसमें चलते रहें कि जी बीए कर ली, एमए कर ली, नो बीएड करेंगे, जेबीटी करेंगे। जरूरी नहीं है कि वही आपके इंटरेस्ट की चीजें हैं, उसके अलावा बहुत सारी चीजें, इवन स्किल्स। अगर इस वक्त जो है वो अगर आप प्लम्बर का भी कोर्स कर लेते हो, ये स्किल्स में आप एक इलेक्ट्रिशियन का भी कर लेते हो, तो स्कोप हर जगह मिलता है। यस, सिर्फ आपको स्किल्स चाहिए, आपको जो है वो मेहनत चाहिए, और आप देखोगे स्काई इज द लिमिट। तो आप मेहनत करते हैं, आप ऑनेस्टली काम करते हैं, तो आप जो है वो बहुत लेवल्स अचीव कर सकते हैं लाइफ में, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू।